बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कबल में मेरे और आमिन मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त सारी बहस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक। अब देखना यह है कि अज़्म इस्तेहकाम ये एक ऑपरेशन है या फिर एक विजन। ये मामला मुकम्मल तौर पर उलझता हुआ हमें नजर आ रहा है। वज़ीर दिफा साहब ने हतमी तौर पर यह अपना फैसला भी आज सुना दिया कि ऑपरेशन तो होगा, हर सूरत होगा और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ही अंदर होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पहले जिरगा और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दे दिया है। मुतफ़क़ा तौर पे शुरू होने वाले ऑपरेशन के आगाज पे जिस कदर ये फूट पड़ चुकी है, ये कितनी तबाहकुन साबित होगी, इसके ऊपर तफसील से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी बात होगी कि मखसूस नशिस्तों का हुमा किस जमात के सर के ऊपर बैठेगा, ये भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि विफाकी रियासती मलकियती इदारे सफेद हाथी बन चुके हैं। सालाना अरबों रुपए का नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। वज़ारत ख़जाना ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें नुकसान का जो तखमीना इस हद तक ज्यादा है कि नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बर्दाश्त है। किस तरह से ये सारे मामला हल होंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, कोई भी चैनल उठाकर देख लें, किसी भी पॉलिटिशियन को उठाकर देख लें, किसी भी मिनिस्टर की गुफ्तगू सुन लें, आजकल बहस जो है वो सारी की सारी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे। और फाइनली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम ये करने जा रहे हैं और हर सूरत होगा ये। मगर आपने जिस तरह अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया कि अब जो ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर लफ्ज़ ऑपरेशन नहीं है, अब उसको वो विजन कहना चाह रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि कोई भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हर कोई ज़ाहिर है उसके खिलाफ है और हर कोई चाहता है कि उसको ठीक होना चाहिए। और इसका मेजर को कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई जर्नलिस्ट, कोई फ़र्द जो है ये नहीं कह सकता कि जी हम इसको अपोज करते हैं। मगर जिस तरीके से किया गया है ये क्लासिकल क्लासों में पढ़ाना चाहिए कि जी हाउ नॉट टू डू अ थिंग, कि इस तरह नहीं करना चाहिए कि अब आज जो है बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बना के मसला खड़ा करके, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर पूरे कौम के अंदर पूरी उसके अंदर टेररिज्म के मसले के ऊपर एक कंसेंसस है। हर कोई उससे जाहिर है लोगों की जानों का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है, मगर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप कंसेंसस बिल्ड करें और लोगों को इकट्ठा करें। और ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। यहाँ ये है कि इसके अंदर जो तफरका डाल दिया गया है या दरार डाल दी गई है वो गवर्नमेंट ने ही डाल दी है कि जिस तरीके उसको लॉन्च किया गया उसको पहले डिस्कस किया गया, हाफ बेक्ड किस्म का जिस तरह की इतलाएं आई हैं, फिर उसके बाद ये बता दिया गया। फिर जब ये शोर मच गया और जब एक पाकिस्तान की बहरहाल PTI जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है और अपोजिशन की भी पार्टी है और उनके साथ PTI के साथ JUI भी, ANP भी, KP के अंदर तो 3 बड़ी पार्टियां यही हैं। उन सब ने जब अपोज कर दिया, पहले आपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर दरार डाल दी, उसके बाद आपने पार्लियामेंट में दरार डाल दी, फिर मरकज और सूबे के अंदर दरार डालने के बाद आज ख्वाजा आसिफ साहब आए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने भी तकरीर फरमाई कि जी अब वो जो है लोगों को इकट्ठा करेंगे और कंसेंसस बिल्ड करेंगे। और कंसेंसस बिल्ड कौन करेगा? वो ख्वाजा आसिफ साहब करेंगे। अब ख्वाजा आसिफ शुड बी विद ड्यू रिस्पेक्ट द लास्ट पर्सन टू बिल्ड अ कंसेंसस। वो कंसेंसस वाली टाइप है नहीं है। लड़ाई करानी हो या आपस में वो जो आज़म तारड़ साहब की ओवरहेयर की गई पार्लियामेंट के अंदर वो जो अलेजिडली जो कहा गया उस तरह के काम के लिए जो ख्वाजा आसिफ साहब ठीक है। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो फरमा रहे थे सुबह के कंसेंसस बिल्ड करते हुए साथ में वो बाज नहीं आया कि बैक हैंड की उन्होंने 2-4 लपड़ मार ही दिए। उन्होंने कहा जी ये जो 3 जमातें हैं ना, PTI, JUI और ANP, ये जो हैं इसलिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं कि जनाब ये अपने वोट बैंक के लिए ये कर रहे हैं। तो एक तो सियासी पार्टी ज़ाहिर है ऑफ कोर्स कोई उसमें अपने वोटर को वो देखते हैं, अवाम की हमायत चाहिए होती है और उसका लेना पड़ता है। उसका कोई ज़रूरी नहीं अज्यूम कर लें कि जी अगर वोटर की कोई इख्तलाफ है नेशनल कौमी सलामती के साथ, ऐसा नहीं है। दूसरा यह है कि आप जब एक ही सांस में आप कह रहे हैं कि जी आप कंसेंसस बिल्ड करेंगे, साथ ही आप कह रहे हैं कि जनाब इनके मतलब, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो 2
लिटिल टू लेट वाला मामला है। वैसे भी मौजूद नहीं तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जरा ओपिनियन ले लिया जाए। हमारे मेहमान भी मौजूद है, मैं उनका भी तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है साकिब बशीर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मामलात और अदालती मामलात के ऊपर भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। शानदाना साहिबा जी, मैं शानदाना आपसे ही शुरू करता हूँ कि ये बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए ख्वाजा आसिफ साहब कि हम ये जी आज उनकी टोन थोड़ी सी बड़ी जो है मुदब्बर थी कि जी हम कंसेंसस बिल्ड कर लेंगे, सुबह को भी जो है राज़ी कर लेंगे और पीटीआई अपोजिशन को भी राज़ी कर लेंगे। तो ये अब इतना ही आसान है, आप राज़ी हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया सरवत भी और मतीन साहब भी। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम आई हैव। पहली बात, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आप कहें कि जी हम मजबूर हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से हमें जंग करनी होगी। अगर आपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट भगानी है तो तब आप जंग करें, क्योंकि वॉर जोन में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरी बात, ये मैं आपको हक़ाइक़ पे बता रही हूँ। कल उमर अयूब साहब से बात हो रही थी, हमारी KP के MNAs की मीटिंग थी इसी हवाले से अली अमीन साहब से, एंड डिस्कशन इस बात पे हुई कि ग्वादलाखारा जो मेक्सिको में है, वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल में 1,75,000 लोग वफात पा चुके हैं ड्रग वॉर्स में। लेकिन अमेरिका और कनाडा की जो इन्वेस्टमेंट है नाफ्टा के थ्रू, वो 1 सेकेंड के लिए वहाँ नहीं स्लो डाउन हुई है। तीसरी बात, आपकी इंडस्ट्री KP में और बलूचिस्तान में नहीं है, वो पंजाब में और सिंध में है। चौथी बात, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो पंजाब और सिंध में होगी, KP बलूचिस्तान में नहीं होगी। छठी बात, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है इन पंजाब में और सिंध में, तो हमें ये बताएं कि जो कलअदम ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, 250 से ज़ायद हैं, उनसे 200 से ज़्यादा तो पंजाब में हैं, तो क्या ऑपरेशन वहाँ से स्टार्ट होगा? छठी सातवीं बात पे आती हूँ। हमने अली अमीन साहब से कल पूछा कि हमें बता दें कि एपेक्स कमेटी में आपके साथ क्या डिस्कस हुआ, सिंस यू रिप्रेजेंट अस। जी, मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन इसके मतलब था। जी, जो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ आमिर साहब, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अली साहब ने नहीं कहा, कि डिलिबरेट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू। दे आर डेस्परेट टू अट्रैक्ट डॉलर्स एंड दैट इज सिंपली नॉट ऑन द कार्ड्स। जितना हमने सुना था, ये उड़ते उड़ाती खबर भी हो सकती है। आप सीरियसली बिलीव करती हैं कि ये पाइपलाइन में ये इस तरह की कोई प्रपोजल मतीन साहब, स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड इन पाकिस्तान, सो लेट्स जस्ट, मैं किसी चीज़ को अब डिस्काउंट नहीं करती हूँ। कोई नहीं मान सकता था कि VONC बाजवा ने करवाया, साइफर आया, डोनाल्ड लू, अब खुद सारे नून लीग के जो छोड़ के जा रहे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल PTI सही कह रही है, बट 2 साल बाद उनको याद आया कि हम सही कह रहे हैं। एक नेक्स्ट बात, इसी अज़ब, इसका नाम बहुत ही जी सस्पिशियस है, अज़ब इस्तेकाम। पहले IPP लॉन्च हुई, अब ये लॉन्च हुआ, सो अल्फाज कुछ चुनाव ज़रा बोसीदा सा है। लेकिन आई गेस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अली ने हमें बताई, ही सेड CM ने कि ना ऑपरेशन का लफ्ज़ उस डिस्कशन में एपेक्स कमेटी में इस्तेमाल हुआ, ना ये डिस्कशन हुई कि किस सूबे में, किस शहर में होगा, कितनी देर का होगा, फॉर्मेशन क्या होगी, टारगेट क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं हम। कोई डिस्कशन ऑपरेशन का नाम तक नहीं लिया गया। तो हमारे जो फिर KP के MNAs हैं, उन्होंने क्लियरली बता दिया, आज बहुत सारे रिपोर्टर्स ने इस पर रिपोर्ट भी की कि सर इस वक्त आवाम का ज़ीरो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, और जो गवर्नमेंट PTI के वर्कर्स को उठा के जेलों में, MPO पे ROs वाला ड्रामा हमने देख लिया, इलेक्शन वाला देख लिया, पुलिस से पिटवाइयाँ मरवाइयाँ, उनको ये लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अनदर प्लॉय कि PTI को फाइनली पाकिस्तान से इराडिकेट कर दें। ये आप समझते हैं कि इसके बहाने जो है लोगों को घर से उठाया किया जाएगा, और जो पहले ही एलिजिडली आपके खिलाफ कैंपेन है उसको मजीद बढ़ाया जाएगा? इसका सबूत है मेरे पास इसका सबूत है जी। उस दिन एक जॉइंट रेजोल्यूशन असेंबली में पास होनी थी, और उस रेजोल्यूशन, ये जो होती है पाकिस्तान में जो मॉब वायलेंस बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होनी थी। तो उस रेजोल्यूशन पे दोनों हम अपोजिशन और PDM अटक गए, क्योंकि हम चाहते थे कि क्लियर लैंग्वेज हो कि जो भी होगा घरों में पुलिस वारंट के बगैर या कोई भी इदारा वारंट के बगैर नहीं फैलांगेगा, ये कोई टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं है। तो उस पे हमारी उनसे डिसएग्रीमेंट होगी और वो रेजोल्यूशन नहीं प्रेजेंट हुआ। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा शक वैलिड इसीलिए है कि ये वो जो प्रैक्टिस है पिछले 2 साल की, कि लोगों के घर में जाओ, धावे बोलो, खवातीन को हरासा करो। उन्होंने भी जो है आज
जो क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आई है कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हम कर भी नहीं रहे, ये वेलोसिटी सिर्फ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है उसकी बढ़ाई जाएगी, नॉमेनक्लेचर बढ़ाया जा रहा है। और नेचुरली जो जिस तरह के मतलब हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़रूरत है और चाइनीज़ के ख़ास तौर पे जो खदशात सिक्योरिटी के हवाले से आए हैं तो शायद उसके लिए भी ज़रूरत है। तो आपका जो है बुनियादी के ये खदशात हैं कि आपके खिलाफ यूज़ होगा, ये मेन आपका रीज़न नहीं, ये एक खदशा है जी। लेकिन अगर आपके मैं कमेंट कर दूं, आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मुझे लगता है मतीन साहब ये जो हमें इस वक्त बेच रहे हैं ना नैरेटिव कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब जंग होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ये इनका नैरेटिव है। और ये वक्रा ही मुल्क है कि जंग के बाद इन्वेस्टमेंट आती है। ताइवान ने अमेरिका के बोल दिया बैक ऑफ, उनका प्राइम एलाय है। 90% अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है वो ताइवान में होती है। ताइवान ने मना कर दिया कि आपने हमारे यूक्रेन वाला हाल कर देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हम चीन के साथ ही फिलहाल ठीक है। आप खुद सोचें कि इतना बड़ा कदम, क्योंकि वो मुल्क इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। सिंगापुर किसी जंग में क्यों नहीं जाता, स्विट्जरलैंड क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाती है। तो ये तो उनका प्रेमिस ही सारा गलत है। एंड इट इज़ आई डोंट नो कि इनकी कैसी इकोनॉमिक टीम है जो उस पर ऑपरेट करती है। तो इसका मैं जो अखज़ कर रहा हूँ आपकी सारी गुफ्तगू से कि जो जितना कॉन्फिडेंट हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि हम इसके ऊपर सारा वो कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों की सोच में, आपके और उनके। जी एब्सोल्युटली। नहीं देखिए, कॉन्फिडेंस का है किस चीज़ पे, पहले बताएं तो सही ना। हु आर यू टारगेटिंग, व्हाट सिटी, व्हाट प्रोविंस, आपका दुश्मन कौन है वो तो बताएं ना। लेकिन अभी शानदाना साहब जो रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे सवात का इंसिडेंट हुआ, इससे पहले चाइनीज़ जो वहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनके इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इन चीज़ों को वो कहते हैं मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया, क्योंकि अभी चाइना का रिसेंट उन्होंने दौरा भी किया, कुछ इस किस्म की स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं कि शायद ही उसी पर्पस के तहत हो रहा है, कुछ सीपैक को भी अंदर लेकर आ रहे हैं, ये सरमायाकारी वाला सारा इनिशिएटिव वो उठा रहे हैं, किसी वजह से हम इन हिस्सों के अंदर जाकर ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ये ज़रूरी हो गया है। मैं किसी पे कभी भी बदनीयती की वो नहीं कर सकती एलिगेशन, लेकिन बद अकली की तो कर सकती हूँ ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि फिर ऑपरेशन अगर करेंगे हमें क्लैरिटी तो दे ना। ये तो सिर्फ केपी की बात नहीं है, पंजाब को भी क्लैरिटी मांगनी चाहिए। हमारा तो बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो हम क्लैरिटी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान भी मांगेगा, सिंध भी मांगेगा, AJK भी मांगेगा, GB भी मांगेगा। प्लस आपने देखा तकरीबन 1.5-2 महीना पहले जो AJK ने किया इन लोगों ने, लोग अवाम के साथ शायर को एक उठा लिया एक शेर बोलने पर। सो आप जब नेगोशिएट किसी से करते हो, हम तो जरगा सिस्टम के आदी हैं, सामने गुड फेथ वाले लोग बैठते हैं, आपको सच बताते हैं, अपना गुनाह मानते हैं, अपनी गलती मानते हैं और बताते हैं कि प्लान क्या है। मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में 3 बड़े इश्यूज चल रहे हैं, तीनों को हम अहाता करना चाहेंगे। एक तो आपसे डिस्कस कर लिया, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, बाकी लीगल मैटर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, बस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रौनक लगी हुई है और पूरा पाकिस्तान उसका देख रहा है। और बल्कि पता नहीं ये जो फैसला बराए रास्त जो नशरियात का कितना सही था या गलत था, कि एक हमें भी साकिब हमारे साथ हैं, हमें भी 30-40 साल हो गए हैं अदालतों के चक्कर लगाते हुए, तो हमेशा बहुत ज़्यादा डरते थे, एक दहशत थी आम अदालत की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो बहुत ज़्यादा दहशत होती थी। तो वो जो इतने बड़े जजेस, इतनी बड़ी अदालत के अंदर जिस तरीके का आज माहौल था, मैं गैर संजीदा या बचगाना तो कहने की जिसारत नहीं करता, मगर तल्ख था गैर ज़रूरी तौर पे कि इतने बड़े संजीदा लोग, कोई जो उनका औरा था साकिब, आज वो औरा बड़ा बिखर गया है। ज़रा उसके मतलब बताइएगा। बिल्कुल, जो आज जो समात हुई है या कल समात हुई है, उस समात के दौरान आज ख़ास तौर पर 2-3 दफ़ा शदीद तलखी हुई और बेंच के जो जजेज़ हैं बेंच में बैठे हुए, उनके आपसी जो सवालन जवाबन जो है वो ये तलखी हुई, ये बहुत ही मेरे ख्याल में इसके असरात कोई अच्छे जो है वो नहीं जा रहे। आज की और जो ओवरऑल जो मखसूस नशिस्तों का केस है उस पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट देख रही है, लेकिन जो बेंच है उसमें वाज़े डिवीजन नज़र आ रही है। मतलब जो सवालात हैं, जिस किस्म के एतराज़ात हैं, जिस किस्म के पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं, नुकात रेज किए जा रहे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि बेंच में एक वाज़े डिवीजन
मौजूद है। एक सवाल जो बेंच बार बार ये कर रहा है कि एक तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 13 फरवरी के इलेक्शन 13 जनवरी का जो बल्ले का निशान लेने का जो फैसला था, वहाँ पे उसमें कहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आपने निशान तो ले लिया, आपने इस पार्टी के बाकी राइट्स भी जो है वो ख़त्म करने हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ था? फिर इसी के साथ इलेक्शन कमीशन से दूसरा सवाल हो रहा है कि 2 फरवरी को आपने ये फैसला किया कि पीटीआई से वाबस्ता सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे। उन्होंने कहा कि आपने ये किस इख्तियार के तहत ये फैसला किया है? ये जो जब बात ये आज तो उन्होंने नहीं की चीफ जस्टिस काजी फाइसा, लेकिन पिछली समातों पे पिछले जब लास्ट समात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने बात की थी कि शायद जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही समझ नहीं सका। तो इसका मतलब ये है कि उन समेत बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये समझती है कि 2 फरवरी का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो उसने किस इख्तियार के तहत किया, और वो जड़ है इस सारी जितनी भी चीजें आ रही हैं, और अभी तक इलेक्शन कमीशन इन सवालात के जवाबात नहीं दे सका। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है, इसका वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं है। आज मुख्तलिफ जजेस ने यह सवाल उनके सामने रखा, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने निशान ले लिया, आप जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो आप कर सकते थे, एक जो पॉलिटिकल पार्टी बतौर पीटीआई भी मौजूद है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आपके पास इनलिस्टेड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, सारे तकाजे उन्होंने पूरे किए हुए हैं, तो उसमें जो सिनेरियो था उस सिनेरियो के बगैर आप जो है वो कैसे ये कह सकते हैं कि उनको ये जो है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनका नुक्ता नजर टोटल डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि हमारे सामने जो केस है हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये जो मैं कह रहा था कि थोड़ी सी जो गैर संजीदा हद तक क्लियरली एक ट्रेंड तो नजर आ रहा था कि एक जजेस का तबका था जो कि ये इस तरफ ला रहे थे कि जनाब सारी जड़ जो है प्रॉब्लम तो बल्ले का निशान छीनने वाले फैसले पे गई है, और चीफ जस्टिस साहब जाहिर है उनका वो फैसला है तो वो उससे दूर ले जाना चाह रहे थे कि नहीं इस पे फोकस करें, सिर्फ इस केस पे रहें। ये एक टसल सारा दिन नजर आती रही है, ऐसे ही था। बिल्कुल, ये तो 13 जनवरी का जो फैसला है, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का ये पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह आज वो जजेस कह रहे हैं, हर जो है वो बंदा ये समझता है कि 13 जनवरी का जो फैसला था वो उस फैसले पर सवालात हैं, वो कंट्रोवर्शियल फैसला था। उस फैसले ने पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, उन्होंने कहा कि एक बड़ी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी कितनी बड़ी सपोर्ट है कि वो पिछली दफा उन्होंने 3 साल की हुकूमत की है, और उसके हवाले से आखिरी दिन बिल्कुल जो है वो 13 जनवरी को निशान जमा होने थे और रात 11:30 बजे या 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही थी। आज एक और चीज जो है वो डिस्कस हुई कि जो पीटीआई नजरियाती में लोगों ने जो है वो अपने डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवा दिए, वहां पे ये डिस्कशन चल रही थी, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनका जो तरीकाकार था वो थोड़ा सा उस पर जजेस ने भी आज जो है वो सवालात उठाए कि उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया, जस्टिस अतर मिनल्ला के सवाल को वो नहीं ले रहे थे, जस्टिस आशिया मलिक के सवाल को नहीं ले रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने ये कहा कि ये कैसा जो है वो अंदाज है। फिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं बार बार लॉ की बात कर रहे थे, वोटर और वोट को इज्जत दो जो है की बात इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो कर रहे थे, जिनके अपने कंडक्ट पर 8 फरवरी के हवाले से सवालात। वहां पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा, उन्होंने कहा कि आपने 13 फरवरी जिस दिन ये पीटीआई नजरियाती की चीज सामने आई थी कि इन्होंने डिक्लेरेशन जमा करवाए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर ले कि उस दिन हुआ क्या था? उस दिन उन्होंने कहा कि सारे टीवी चैनल पे ये खबर आई थी कि शायद को अगवा हो गया है वो नजरियाती का जो बंदा है। फिर सबने देखा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की थी, वहां पे ईसीपी के वकील ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उन्होंने फिर कहा कि इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसने शफाफ इलेक्शन कराने थे, नजर रखनी थी, उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कि ग्राउंड रियलिटीज हैं क्या। तो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह भी खास तौर पर वो भी यही कह रहे हैं, और वो इस चीज को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट है, ये कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, कोई सिविल कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है कि आर्टिकल 199 के तहत उनके लिमिटेड इख्तियारात है। नहीं, फुल कोर्ट बैठी हुई है, अपील सुन रही है, आर्टिकल 184(3) और 187 कंप्लीट जस्टिस का उनके पास इख्तियार है, जिसकी निशानदेही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी कर चुके हैं। तो वो कुछ जजेस ये समझते हैं कि हमें इस मामले को एक्सपेंड करना चाहिए। मैं
मैं चाहूँगा शानदाना का इस पे ओपिनियन लीजिए। दो चीज़ें बड़ी इसके अंदर क्लियरली नज़र आती हैं। एक कि आज जब ये प्रोसीडिंग्स के अंदर आपने भी हम शो टीवी पे, खैर बजट के अंदर आप तो पार्लियामेंट में भी फंसी हुई थी, मगर ये नज़र आया कन्फ्यूजन कि जो मल्टीपल PTI की दरख्वास्तें थी, ये कभी जो है वो उसके लिए PTI, कभी PTI नज़रियाती, फिर सुन्नी इत्तेहाद। तो ये क्वेश्चन किया गया कि जनाब वहाँ पे नज़र जिसे तासुर ये मिलता है कि आपके जो वकला लीडरशिप है, इन्होंने भी शायद कुछ इतने ज़्यादा ये भी क्लियर हेडेड थे। एक दूसरा जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये बड़ी ऑब्जर्वेशन आई कि जनाब जब आपको इंडिपेंडेंट थे तो आप PTI क्यों नहीं गए? अगर इलेक्शन कमीशन ने ये दे भी दिया था तो आप हमारे पास आते, अपील क्यों नहीं गई? तो आप समझते हैं कि कोई लैप्सेस आपकी लीडरशिप जो यहाँ पे है आउटसाइड द जेल जो है उनकी तरफ से भी कुछ हुए? शुक्रिया मतीन साहब, जस्ट राइटिंग डाउन द पॉइंट्स यू मेड, और ये वो पूरी चेन बन जाती है। आपने पहले मुझसे सवाल पूछा था कि डू यू ट्रूली बिलीव ये हो रहा है? कंफ्यूजन पहले क्या है कि ये जो मल्टीपल किस्म की दरखास्तें, ये तो वो रिजर्व सीट से मैं आपको इजराइल वाली बात दोबारा बताती हूँ, जो मेरा शक है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मेरे पास सिर्फ शक है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं जी, लैप्सेस की बात देखिए, हम सब इंसान हैं, हमसे लैप्सेस क्यों नहीं होंगे? हो सकते हैं। जिस क़यामत में हमने ये इलेक्शन लड़ा, जिस क़यामत से हम तो केसेस में जा भी नहीं सकते थे। मुझे याद है मुझे मेरे RO ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और हमारे पास 3 दिन थे दायर करने के लिए भी, फैसले करने के लिए। और एक सेनेटर है, नून लेके नाम नहीं लूँगी, लेना तो चाहिए, बट एनीवेज वो मेरे फ्लैट में रह रहे थे ज़बरदस्ती, और उनका 2.5 लाख बिजली का बिल था और 1.5 लाख गैस का, और पता नहीं कितना उनकी टेलीफोन का। तो मुझे कह रहे हैं कि वो बिल अदा करो। मैंने कहा कभी नहीं अदा करूँगी। कहते जी आपको जल्दी हाई कोर्ट फारिग करेगी। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं गई लॉजेस, मैंने अपना प्रोटेस्ट किया। कहते मैडम टोकन पेमेंट 40,000 उनकी टेलीफोन का बिल आप दे दें और हम आपको क्लियरेंस डॉक्यूमेंट दे देंगे। मुझे लॉजेस वालों ने दिया और मैं ले गई, क्योंकि मैं तो 10-11 महीने से नहीं थी लॉजेस में। वो मैंने दिया हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट मुझे पुलिस अंदर ना जाने दे, अपने ही सूबे की पुलिस मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। सो उस स्ट्रेस में जब आपको सामने हर तरफ नजर आ रहा हो कि आपको एक सिंपल एक्ट कि आप कागज़ हाई कोर्ट में दायर करना चाह रहे हैं जो मांगा गया है आपसे, तो लैप्सेस क्यों नहीं होंगी? मैं ये नहीं कहती परफेक्ट टीम है, ये अच्छी टीम है, एक नियत टीम है। दूसरी बात, CJ की ऑब्जर्वेशंस तो जी ऐसी माशाल्लाह ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मैं क्या कहूँ। लेकिन आपको एक बता देती हूँ, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने इलेक्शंस देखे हैं, आपने पाकिस्तान देखा है कि 2 साल में कौन सी ऐसी कोशिश नहीं की गई कि PTI को इलेक्शन से दूर रखा जा सके। अबडक्शंस, मारे पीटे, ज़मीनें जब्त, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोगों को उठाना, जेलों में डालना, नैब केसेस करना, एंटी टेररिज्म केसेस करना। वो बेचारी आलिया हमजा और सनम जावेद का तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है कि वो हर शहर में पंजाब के एक ही टाइम पे पाई गई, एक ही दिन को। तो वो तो ऑब्वियसली लेविटेट कर रही है ना फरिश्तों की तरह। सो ये जो ड्रामा सारा है, अनफॉर्चुनेटली मैं सुप्रीम कोर्ट को या बाकी जजेस को हमेशा क्रेडिट देती हूँ। हमारे खिलाफ भी जब फैसले हुए हमने उनको एक्सेप्ट किया है, इंक्लूडिंग बैट वाला फैसला। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कोई भी पाकिस्तान की अथॉरिटी हमसे वो सिंबल नहीं ले सकती थी। दोनों मुतजाद ट्रेंड जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आए कि जजेस का एक तबका था इस तरह के। जस्टिस सदर मिनल्ला जो है बार बार ये जो तनाजुर था, ये जो हालात आप बता रहे हैं, इसकी तरफ वो उनकी ऑब्जर्वेशन आती रही। मगर साकिब जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी तरफ से तो लगता था कि बड़ा सिंपल सा मामला है कि आप सिंपली PTI के लिए इंडिपेंडेंट चले जाए तो ये मामला ही नहीं होता। तो बड़ा वो कई दफ़ा यकीन आ जाता है कि जो उनका क्लेम है कि वो मीडिया नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं देखते, तो वो कई दफ़ा शक पड़ता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। Sorry. I was just going to say one tiny thing. Sorry, Saqib. I was just going to say कि आपको पता है कि मेरी पार्टी, मेरी आइडेंटिटी 5 दफ़ा बदली गई 6 हफ्तों में। पहले मैं PTI थी, फिर मैं इंडिपेंडेंट थी, फिर मैं दोबारा PTI थी, फिर मैं PTI नहीं थी, फिर मैं वैक्यूम में थी, फिर मैं इंडिपेंडेंट थी, फिर मुझे ये चमचे और कांटे और चमचे और प्लेटें, हमारे स्वात वाले MNAs बहुत हंस रहे थे कि उनको GCP ने साइंस दिए थे, वो बहुत डिग्रेडिंग साइंस थे। चलिए बेंगन तो नहीं मिला आपको। इसके अलावा स्वात में एक्चुअली म्यूजिकल आइटम्स पे लोग नाराज होते हैं ना, तो स्वात वाले जितने MNAs हैं उनको बाजा, तबला, वो मतलब शर्म वाली चीजें उनको दे रहे थे कि आप ये लो। तो मतलब एक बंदे ने उसका आगे बोला, कहता है मुझे गधा गाड़ी भी देंगे ना, फिर मैं भी जीत के दिखाऊंगा। सो ऑन अ लाइटर नोट हमारे साथ उन्होंने हर काम किया। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव। 2 इंटरेस्टिंग चीजें हुई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह बेंच के कुछ जो मेंबर हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि 2 फरवरी का फैसला किस इख्तियार के तहत दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये आज़ाद होंगे, और उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी है, ये सारे मामलात हैं। इस पर चीफ जस्टिस कराजी फाइज साहब 2 उन्होंने
उन्होंने 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन दी। एक उन्होंने ये कहा कि जो पीटीआई के जो जब इलेक्शन जीत चुके थे तो ये सारे आज़ाद पीटीआई में शामिल हो जाते और उसके बाद हमारे पास आते तो हम ये मामला रिजॉल्व कर लेते, ये तो मसला ही नहीं था, फिर तो मसला ही ना होता, सुन्नी तार काउंसिल में ये क्यों गए हैं। एक बात वो ये कर रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन 2 फरवरी के जो मामला फैसला है उसमें कहीं ना कहीं डिसमेंटल कर चुका था पीटीआई को कि उसके दीगर जो हुकूक है वो भी ले चुका था। वो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा भी ये कि हमें ये खदशा था कि फिर और मामलात खुल जाएंगे कि वो तो इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा। दूसरी बात उन्होंने और इंटरेस्टिंग की, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन ये फैसला आया था उन्होंने कहा कि बल्ले का जो निशान है ये निकाल दें इस सिंबल में से, ये किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि जिस वक्त पीटीआई के सारे लोग आजाद हो चुके थे तो उस वक्त उन्होंने सिंबल बतौर आजाद बल्ला क्यों नहीं अप्लाई किया। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का रवैया और उसका सलूक ये है कि उन्होंने निशान में से निकाल दिया, उन्होंने कहा कि ये सफ़ा 80 से मिटा दें, ये किसी को नहीं मिलेगा। तो ये एक 2 बड़ी इशू जो आया था सुन्नी इत्तेहाद के लिए भी, जो उनका अपना इलेक्शन सिंबल था उनके पार्टी हेड साहब को, हामिद रजा साहब को वो नहीं दिया गया, उनको भी दूसरा निशान दे दिया गया। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो बहुत ज़्यादा जो कि जस्टिस मुनीब की बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है कि जनाब पीटीआई के उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्त देने के लिए अलहदा असूल बनाया गया और बाकी पार्टियों के लिए जो है मखसूस नशिस्तों के असूल से हटकर नहीं दिया जा सकता। ये खासतौर पे बड़ी उनकी ऑब्जर्वेशन तो थी, बड़ी स्टार्क थी। जी बिल्कुल, वो ऑब्जर्वेशन भी थी। इसके अलावा इसी के साथ जो है वो जुड़ी हुई कि उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक ने, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और दीगर बेंच जो उन्होंने फिर गिनवाया, पहले पंजाब, फिर उन्होंने केपी के खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर कि जेयूआई की कितनी नशिस्तें हैं, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कितनी है और वहाँ जो है वो बाकी जो पीपल्स पार्टी की कितनी है। तो वो मेरे ख्याल में थोड़ी हैं, 4, 6 और 8 इस तरह का इनके तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की। और वहाँ का जो रेशो निकल रही है, अगर 4 है तो उसको जो है वो 6 दे रहे हैं। एक है जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की 1 नशिस्त है, उसको 1 जो है मखसूस नशिस्त दे रहे हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी की 2 हैं तो उनको 2 या 3 जो है वो मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी कैसी है कि आप कैसे जो है वो इस तरह जो है वो दे सकते हैं। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट पहलू है इस सारे मामले में कि 78 नशिस्तों का कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ आज तक कि 78 मखसूस या रिजर्व सीट्स जो है वो उनका एक जो है वो मसला बन जाए और लीगल एक मामला जो है आ जाए। 1, 2 या 3 नशिस्तें हम देखते रहे हैं, एक लीगल बैटल मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में चलती रही है कि उनकी एक बनती है, दूसरी कहती है हमारी एक बनती है। 78 की कभी ऐसी नहीं आई कि फर्स्ट टाइम ये मामला आ रहा है और इस पे अभी तक बेंच में बहुत कंफ्यूजन है और कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस नहज पे जाकर बैठेंगे, क्योंकि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली ये नशिस्तें तो उनको देनी है, उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। ये क्लियरली शादाना जो नज़र आ रहा है, ज़ाहिर सब जुडिस मामला है, फैसला जो भी आता है उस पर तो नहीं बात कर सकते, मगर क्लियरली बेंच डिवाइडेड नज़र आ रहा है। ये बड़ा फेयर असेसमेंट की जा सकती है आसानी के साथ कि ये एक कंसेंसस वाला डिसीजन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा, ये डिवाइडेड नज़र आ रहा है बेंच। मगर लेट्स से कि जो भी फैसला आता है इससे आपकी सिम्बॉलिकली पॉलिटिकली जो है वो तो एक विंडिकेशन तो है, मगर नंबर्स गेम में कोई उससे कोई मेजॉरिटी सिंपल कोई डिस्टर्ब नहीं होती है वहाँ पे नेशनल असेंबली में। हाँ, अगर उनको ये मिलती हैं तो ये जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास आ जाती है और आईनी तरमीम करने का नंबर्स पूरे हो जाते हैं, वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। शुक्रिया मतीन साहब। देखें, इस वक्त हम 266 मेंबर्स हैं असेंबली में लगभग। ये हमारा हर रोज़ जो हमारी सिटिंग हो रही है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कब इजाज़त दी है पाकिस्तान को आइन ने, जजेस को, स्पीकर्स को किसने इजाज़त दी है कि आप इनकम्प्लीट हाउस चलाएं? उस इनकम्प्लीट हाउस में प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन करें, स्पीकर का भी, डेप्यूटी स्पीकर का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी। नंबर्स गेम डजंट मैटर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, शानदाना साहिबा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप लोगों के सामने पूरा रखेंगे और जो ये जो 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से बातचीत चल रही है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से चल रही है, इस पर बड़ी अहम गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। मजीद आप लोग हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। टाइम थोड़ा है तो 2-3 इश्यूज बड़े ही इंपॉर्टेंट मैं कवर करना चाह रहा हूँ। एक के बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जहाँ पे जस्टिस जहांगीरी का जो बेंच था वो बहाल हो गया है। तो ये ऑलरेडी जिस नहज पे पहुँच गया हुआ था, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये फैसला आ जाए जल्दी। तो ये किस तरफ ये मुकदमा जा रहा है, और अगर इसका फैसला आ जाता है, लेट्स से तो प्रिजम्पटिव होगा कि क्या फैसला आएगा, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो जिस लम्हे 10 जून को उसकी तब्दीली का ऑर्डर हुआ था, तो उससे पहले वो 30 मई की पोजीशन पे जो ट्रिब्यूनल था, अब जो क्योंकि वो बहाल हो चुका है, अब 30 मई से आगे चलना है। 30 मई को ये ऑर्डर थे कि तीनों हलकों में जो MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया हुआ था कि आप फॉर्म 45 लेके आएँ और आपको आखिरी जो है वो मौका दिया जाता है। बल्कि जो ROs थे उनको जुर्माने भी हुए, बल्कि एक जो राजा खुर्रम नवाज हैं उनको भी जुर्माना हुआ, उन्होंने कंप्लाइंस नहीं की, अदालत जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था, तो उसी से वो आगे बढ़ेगा। अब अगर नेक्स्ट वीक में या इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देता है, अगले 2 हफ्ते में वो फॉर्म 45 पे फोकस करते हैं कि लेके आए और ये जमा करवा देते हैं, तो उसके बाद फर्ज कर लें कि हाई कोर्ट में फैसला ये होता है कि ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड ट्रिब्यूनल बनाया है वही केस आगे बढ़ाएगा, तो ट्रिब्यूनल जितना काम कर चुका होगा इससे ही आगे बढ़ेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फॉर्म 45 जब से मतलब 2 मई को ये ऑर्डर हुआ था, 4 जून या 5 जून तक उन्होंने फॉर्म 45 नहीं दिए इस्लामाबाद के तीनों हलकों के MNAs ने। 1 मंथ पूरा जो है वो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बायस और इस तरह की बातें उन्होंने कर दी। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि क्या वो फॉर्म 45 लेके आएंगे और जमा करवाएंगे इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के सामने, क्योंकि जमा करवाते हैं तो फंसते हैं, नहीं करवाते तो भी फंसते हैं। ये सिचुएशन ऐसी ही है। बिल्कुल यही सिचुएशन है, क्योंकि वो तो पहले ये अगर डोमिनोज इफेक्ट हो गया कि यहाँ से कोई ऐसा फैसला अगर मौजूदा जो सर्विंग इस वक्त जो मतलब MNAs हैं इनके अगर खिलाफ आ गया, तो ये आगे बात चंदाना ये मामला इसके ये मखसूस नशिस्तों से ज़्यादा बड़ा केस ये बन जाएगा, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट के तौर पे बाकी केसेस के ऊपर भी असरअंदाज होगा। तो कैसे इसको देखती हैं आप? I don't believe in coincidences, मतीन साहब। ये एक जंजीर में कड़ी है। पहले आप रिज़र्व को छेड़ो, माइनॉरिटी को छेड़ो, क्योंकि तकरीरें तो हम बहुत बड़ी बड़ी सुनते हैं पाकिस्तान में कि वोट को इज़्ज़त दो और वुमेंस राइट्स और औरत और ये वो, लेकिन जब औरत जो सीट जीती है उसको देने की बात आती है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। आई थिंक परहैप्स दिस इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर लिया कि कवानीन आइन होने के बावजूद वो फैसला करेगी कि असेंबलियों में कौन डिज़र्व करता है बैठना, पॉलिटिकल पार्टी फैसला नहीं करेगी, हमारे लिए कोई और फैसला करेगा। हम इलेक्शन लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, पर टेक्निकलिटीज़ पे हमें उड़ा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे उनको किसी और की मेजॉरिटी चाहिए। तो इससे तो सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म हो जाएगा, इससे पार्लियामेंट भी ख़त्म हो जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान एनिमीज वांट। डिस्टेबलाइजेशन बॉटम से नहीं आती, टॉप से आती है। उधर याज़बे इस्तेकाम भी आ जाएगा। एतजाज हसन साहब ने तो यहाँ एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल ही कहूँगा ड्रॉप किया कि जिसके अंदर कि अगर ये 45 वाला फॉर्म वाला एक भी अगर फैसला रिवर्स हो जाता है तो फिर ये देयर इज नो एंड टू इट। और ख़ास तौर पे क्योंकि मियां नवाज शरीफ का लेट से कि फॉर एग्जांपल उनका भी खुल जाता है कि एक हैवी वेट का ये रिवर्स हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा साकिब धचका होगा। मगर मैं इसके साथ ही दूसरा जो एक इद्दत के केस के हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है, तो क्या ये नज़र पॉसिबिलिटी इस बात का इम्कान हो सकता है कि इमरान खान साहब अब फाइनली बाहर रिहा हो जाएंगे? एक तो इद्दत का जो केस है, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें हैं उन पे फैसला महफूज हुआ है। 27 जून को दिन 3 बजे इस्लामाबाद सेशन कोर्ट सुनाएगी। ये काफ़ी दिलचस्प इस लिहाज से है कि अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, उनकी ज़मानत हो जाती है, तो अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान साहब सिर्फ आखिरी इस केस में जेल में है। लेकिन
इससे कबल एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जब 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी 28 अगस्त को ज़मानत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उस वक्त तक उन पर कोई केस नहीं था, लेकिन जैसे ज़मानत हुई तो उसके बाद ये पता चला कि नहीं, 16 अगस्त को उनकी एक साइफर केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसलिए कुछ कहना कबल वक्त है। FIA इस्लामाबाद में भी एक केस की वो 1971 वाली वीडियो में इंक्वायरी कर रही है। लाहौर पंजाब की हुकूमत ने भी कुछ कहा था कि वो भी कोई केस करने लगे हैं। नैब अलग से एक तोशा खाना का तीसरा केस में जो है वो तहकीकात कर रही है। इमरान खान बाहर आ सकते हैं कुछ कहना जो है वो कबल वक्त है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वो भी बाहर आने लगे थे बिल्कुल, लेकिन जैसे ही साइफर केस जो है वो कंक्लूड होने के करीब था, ये आप कह रहे हैं ये अदालती फैसला नहीं होगा, ये सियासी फैसला होगा। शनाना देखिए, अगर खान साहब बाहर आना चाहते तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी से क्रिमिनल पार्डन भी ले सकते थे, खान साहब डील भी कर सकते थे, बट ही इज़ रिफ्यूजिंग। वो तो कोर्ट्स के थ्रू आना चाह रहे हैं। और जो आपने इद्दत की बात की, मैं तो जी कुछ हेयरिंग्स पे गई हूँ, मैंने इतना गंदा केस अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। ऐसे अल्फाज जो थे उनके चुनाव, जज भी तंग आ गया कि मैं बातें नहीं सुनना चाहता। तो आगे से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सर ये बातें करवा तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं सकते। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं समझता, ये कह देना कि जनाब ये रेजिलियंट कौम है, ये कोई, मैं समझता हूँ कि जी हम 1000 साल से मार खाते आ रहे हैं तो हमेशा मार ही खाते रहेंगे। नहीं जी, मार नहीं खाएंगे, इस दफा दिफा करेंगे। एनीवे, मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि बजट डिबेट के अंदर भी शामिल है वहाँ पे, तो एक बड़ी एक खौफनाक किस्म की जो हालात जो इकोनॉमी के चल रहे हैं तो वो शेयर कर लूँ थोड़ा सा, कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं सफ़ेद हाथी, इनके मुतालिक जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर जो पहले ही अंदाज़ा था कि हालात बड़े बुरे हैं, मगर मज़ीद जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात आए हैं कि हम समझते थे कि 500 अरब रुपये 700 अरब रुपये का खसारा है। उन्होंने पिछले साल कहा गया कि सालाना खसारा 905 अरब रुपये का है, और इसके अंदर पिछले साल में ही 23% का इजाफा हुआ है। और सालाना बुनियादों पर हुकूमती ये जो इदारों के नुकसान में 2002 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, एक साल के अंदर 2002 अरब रुपए का। और ख़ास तौर पे जो कि तवानाई है, और KP में तो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं कि वहाँ पे जो एक लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू आया हुआ है, तो ये तवानाई के शोबे में 304 अरब रुपए का नुकसान पहुँच गया हुआ है। और ये इसकी और बड़ी खौफनाक किस्म के वो हैं कि जिसके साथ जो गर्दिशी कर्जा है वो 4000 रुपए से बढ़ गया है, और जो है पिछले 10 साल का जो बताया जा रहा है इन तमाम इदारों के नुकसानात जो हैं वो 5595 अरब। सिफर जो है ना वो भूल जाता है इंसान के इसके अंदर कितने होते हैं। तो शानदाना, आर यू सरप्राइज, क्या है इस पे आपका कमेंट? सर अब तो हमारे साथ वो नहीं रहे, हमारे मिनिस्टर साहब थे सरवर साहब एविएशन के। जब उन्होंने ये बात की तो लोगों को क़यामत लग रही थी, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की टोटल हमारे पास जहाज़ इस वक्त PIA के लगभग 40 से 45 होंगे, जिसके लिए 800 पायलट रखा हुआ है। अब 800 पायलटों की तनख्वाह भी दे रहे हैं, उनकी फैमिली की फ्री ट्रिप्स के भी पैसे दे रहे हैं, ये सब टैक्स पेयर दे रहा है। आपका नुकसान इसलिए तो नहीं हो रहा कि PIA बुरी एयरलाइन है, आपको टैक्स इसलिए हो रहा है कि खर्चे, नुकसान सिर्फ के खर्चे ज़्यादा हैं और इतनी फ्लायर्स हैं नहीं। अच्छा, दूसरी बात, IPPs की लिस्ट ज़रा निकाल के देख लें, जिनको हमने प्रोडक्शन यानी बिजली पैदा करने के हम पैसे देते हैं, बिजली इस्तेमाल करने के हम पैसे नहीं देते। डॉलर्स में किसने इजाज़त दी थी नेपरा कौन से नेगोशिएट करने की, और कैपेसिटी पेमेंट से किसने उनको इजाज़त दी थी? लिस्ट निकाल लें IPPs के। पाकिस्तान के सबसे मालदार लोग आधे पार्लियामेंट में बैठते हैं, आधे रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड कोई और ऑफिसर्स हैं, 1-2 चाइना की होंगी, और माशाल्लाह ऐसे मालदार लोग हैं कि 1 यूनिट बिजली नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन हमसे अरबों खरबों ले रहे हैं। तीसरा, सुना जा रहा है, ये आज नून वालों ने पॉइंट आउट किया कि आप अपेरेंटली प्रेसिडेंट साहब ने अपने लिए प्रेसिडेंसी की आपकी इस साल के लिए 1 अरब रुपया फालतू मांग लिया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थी, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।